नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार के गोपालगंज से आ रही है, जहां पर एक कोविड अस्पताल में मानवता शर्मसार हुई है। मरीज की मौत के बाद उसके शव को घसीटते हुए डॉक्टर के चैम्बर में रख दिया गया। हैरान करने वाली वायरल हो रही ये तस्वीर थावे स्थित डाइट सेंटर की है, जिसे कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है। यहां कोरोना संक्रमित एक मरीज की कल देर शाम मौत हो गई, लेकिन बार बार सूचना दिए जाने के बाद भी परिजन शव लेने अस्पताल नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद अस्पताल पहुंचे जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी अनुराग जतिन ने शव को घसीटते हुए डॉक्टर के चैम्बर में ले जाकर रख दिया, जिससे चैम्बर में बैठे डॉक्टर और स्टाफ भाग खड़े हुए। डॉक्टरों ने जिला अनुश्रवण और मूल्यांकन पदाधिकारी पर दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया है और इस घटना को लेकर डॉक्टरों और स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया कि उस शख्स ने किन परिस्थितियों में शव को घसीटते हुए डॉक्टर के चैम्बर में डाल दिया। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि एक शख्स की मौत हो जाती है, चाहे वो कोरोना की वजह से ही क्यों ना हुई हो, लेकिन शव को यूं घसीटा क्यों गया? घसीट कर ये डॉक्टर के चैम्बर में ले जाकर क्यों रखा गया? देखिए विवाह, मैं बता दूं कि पूरा मामला थावे के डाइट सेंटर का है और यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर वैसे मरीजों को रखा गया है जिन्हें कोरोना का संक्रमण है। और कल देर शाम करीब 6:30 बजे एक मरीज की मौत हो जाती है। मौत के बाद जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्होंने जो जिला स्वास्थ्य समिति की एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस मैसेज में बार बार उन्होंने अपील की कि मरीज के परिजन शव को ले जाने के लिए नहीं आ रहे हैं। और इसी अपील के बाद जो डिस्ट्रिक्ट जो जिला मूल्यांकन अधिकारी हैं जतिन, अनुराग जतिन, उनके आरोप है कि वे गुस्से में आकर के वहां पहुंचते हैं डाइट सेंटर में और वहां पर डेड बॉडी को डॉक्टरों के चैम्बर में रख दिया, ताकि डॉक्टर जो है शिकायत कर रहे थे कि शव ले जाने के लिए परिजन नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि वहां पर डॉक्टरों में और जो जिला स्वास्थ्य समिति के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में जो बहस हुई, और अभी तक इस बहस के बाद से जो थावे डाइट सेंटर है और हथुआ का जो कोविड केयर सेंटर है, दोनों जगहों पर डॉक्टरों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने काम का बहिष्कार कर दिया है। मुकेश, ऐसी हालत में उस अस्पताल में फिलहाल कितने ऐसे कोरोना मरीज का अस्पताल में इलाज चल रहा है? देखिए बता दो कि यहाँ पर 300 बेड के मरीज का बेड का जो अस्पताल बनाया गया है और यहाँ पर करीब 3 दर्जन से ज्यादा जो है कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिनकी क्रिटिकल स्थिति में जिनकी जो हालत गंभीर है उन्हें यहाँ रखा गया है। तो फिर इलाज किनके भरोसे? जब डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे तो फिर बाकी मरीजों का क्या होगा? जाहिर तौर पर अभी जो मरीज हैं वहाँ मरीजों की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है और कई ऐसे परिजन हैं जो बार बार गुहार भी लगा रहे हैं कि जो उनके जो मरीज हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से जो मरीज के परिजन वो परेशान है, लेकिन अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा जो है डॉक्टरों को सुनाने का प्रयास नहीं किया गया, जिसकी वजह से डॉक्टर अपने काम पर वापस लौट सके। इस तरह के व्यवहार को लेकर क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ पाया कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया? इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर जो मातो इनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर समझाने का प्रयास किया है और उन्होंने भी जो है दुख जाहिर किया है कि बार बार चिकित्सा कर्मी हैं कोविड के काल में जो है उनके ऊपर दबाव ज्यादा है, फिर भी जो है मरीज के जो परिजन है या फिर जो इस तरह के जो प्रशासनिक अधिकारी उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाएगा तो फिर जो है डॉक्टरों के काम पर वापस लौटाने में मुश्किल होगी। और उन्होंने अपील की है कि डॉक्टरों से क्योंकि काम पर वापस लौटाएं और लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर नालंदा से, जहां बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के बीटी अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद भड़के परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान नाराज लोगों ने एक एम्बुलेंस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बिहार शरीफ में रह रही जहानाबाद की एक महिला की अचानक से तबियत बिगड़ने के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उसे बीटी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। कोरोना के आफत काल में कुछ दलाल आपदा को कमाई का अवसर बदलने में रखे हुए हैं और इसके लिए वे मृतक के नाम पर भी जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, ये लाल घेरे में जो शख्स आपको हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो भागलपुर में ड्रग विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। ये एक दलाल है जिसकी गिरफ्तारी के बाद अब इसके पीछे के पूरे चेन को तलाशने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से लोग इसके साथ शामिल रहे हैं, क्योंकि एक निजी अस्पताल का स्टाफ बताया जा रहा है।
जिस मरीज के लिए वो रेमडेसिविर दवा और इंजेक्शन खरीदने के लिए एक स्टॉक पॉइंट पहुंचा हुआ था, उस मरीज की पहले ही मौत हो चुकी थी और वो इसका कोई लगता भी नहीं है। पुलिस अब इस पूरे मामले में दलाल के नेटवर्क को खंगालने में लगी है। लड़का मतलब नकली बन करके ये हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए और जिस पेशेंट का नाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। पेशेंट जो कल मरा था इसी का कोई परिजन था क्या? नहीं, इससे इसका कोई मतलब नहीं, ये दलाल है। एक्चुअली कोई डॉक्टर विकास शर्मा है, उसके यहाँ एक कंपाउंड्री करता है और राहुल हॉस्पिटल पल्स हॉस्पिटल से इसका मिली भगत है। गोपालगंज में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नगर पंचायत मीरगंज का बताया जा रहा है, जिसमें दिख रहा है ये वीडियो हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे तो उस तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ईएसआई बेहटा कोविड हॉस्पिटल की तस्वीर दिखा दें। जरा देखिए, आज से ये पूरी तरह से सेना के हवाले हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचानी जरूरी थी और इसीलिए इस रिपोर्ट को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हॉस्पिटल में फिलहाल 100 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 500 किया जाना है। नॉर्थ ईस्ट से सेना के 2 हॉस्पिटल को यहां भेजा गया है और आपको दिख रहे होंगे कि सेना की वर्दी में ये तमाम लोगों ने अब अपने अपने ड्यूटी को संभाल लिया। बेटा के ईएसआईसी हॉस्पिटल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तो आंकड़ा 15,000 के भी पार कर गया है। वाकई में यह चिंता की बात है और ऐसी हालत में अब भारतीय सेना बिहार के लिए मदद करने को आगे आई है। आप तस्वीर देख रहे हैं, बेटा का ईएसआईसी हॉस्पिटल है जहां पर कोविड मरीजों का इलाज लगातार किया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में अब भारतीय सेना जो है वो इस हॉस्पिटल में धीरे धीरे उसके कई जो डॉक्टर हैं और जो दूसरे स्टाफ हैं वो शिफ्ट किए जाने लगे हैं। दरअसल भारतीय सेना बिहार की मदद को इसलिए आगे आई है कि यहाँ हालात जो है धीरे धीरे वाकई में चिंताजनक बनते जा रहे हैं और सेना ने नॉर्थ ईस्ट के जो इसके 2 फील्ड हॉस्पिटल हैं उनको बिहार के इस हॉस्पिटल में एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज किया है और यहाँ अगले 2 दिनों में और ज़्यादा स्टाफ जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद भारतीय सेना ने दी है। सेना ने नॉर्थ ईस्ट के जो 2 फील्ड हॉस्पिटल हैं उनको बिहार के इस हॉस्पिटल में इसलिए मोबिलाइज किया है ताकि कोविड के पेशेंट को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। इन फील्ड अस्पतालों से जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक अधिकारी हैं और जो दूसरे सहायक कर्मचारी हैं उनको आईसीयू बेड सहित ईएसआई पटना में जो 500 बेड जो है वो लगाए जाएंगे, उसमें जो पेशेंट को भर्ती किया जाएगा उनकी मदद के लिए यहाँ शिफ्ट किया है। तो निश्चित तौर पर ये एक तारीफ वाला कदम है और ऐसे में जो कोविड पेशेंट हैं उनको अधिक से अधिक राहत मिल पाएगी। फिलहाल यहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे इस हॉस्पिटल को 500 बेडों वाला हॉस्पिटल बनाया जाएगा ताकि कोविड मरीजों को अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, सेना की तरफ से अब कमान संभाल ली गई है, यानी कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वक्त रहते ट्रीटमेंट हासिल हो सके। लॉकडाउन के दौरान किसी को भूखा न सोना पड़े, इसे लेकर पटना में जिला प्रशासन की तरफ से 11 जगहों पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। पटना के सगुना मोड़ के नजदीक बने कम्युनिटी किचन का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार। 11 जगहों पे जो है कम्युनिटी किचन जो है उसकी व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की तरफ से। उसी में ये सगुना मोड़ स्कूल है जहाँ पे ये कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है और यहाँ पे जो है भोजन तैयार किया जा रहा है। लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं भोजन की। तो यहाँ देखिए ये चावल जो बन रहा था और यहाँ पे इसमें जो है वो सब्जी बनी हुई है। तो यहाँ जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, ये पूरे ही साफ सफाई से जो है वो खाना बना रहे हैं। तो हम बात भी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, ये बताइए अभी जो भोजन आप लोग तैयार करते हैं
पूरी साफ सफाई के साथ कितने लोगों को एक दिन में आप खिला रहे हैं? 200 सुबह 200 शाम 200 सुबह 200 शाम 400 भी आएगा तो खाएगा, कोटा है सर, जितना आ सके उतना खिलाना है। जितना है उतना खिलाएंगे, कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई जितना आएगा उतना खिलाना है। तो ये बताइए कि आप यहाँ निरीक्षण में है क्या? खाना पीना के निरीक्षण में हम इस तरह से सभी साफ सफाई से कर रहे हैं कि नहीं, सभी लोग को खाना खिलाने के लिए हम नगर परिषद से हैं। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। शांति देवी हैं, ये बता रही हैं कि नगर परिषद से इनकी ड्यूटी लगी है और ये जो है वो नज़र यहाँ रखती हैं कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कोई त्रुटि कोई चूक ना हो। और अब हम दिखाना भी चाहेंगे कि ये देखिए ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि भोजन जब पक जाए तो इन्हें परोसा जाएगा। और यहाँ पे लोग जो हैं बड़े ही सहमित होकर के बैठे हुए हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, युवा हों, सभी जो देखिए किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। तो हम बात भी करते हैं, ये बताइएगा कि जो सरकार ने व्यवस्था की है कितना बेहतर है? कितना बेहतर है? डिस्टेंस बनाइए, डिस्टेंस अच्छा है। तो चलिए ये बता रहे हैं कि अच्छा है, व्यवस्था जो है उससे ये लोग संतुष्ट हैं। और ये जो है तैयारी, ये व्यवस्था जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशन के बाद जो है वो किया गया है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के इस दौर में कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के बावजूद घर से निकल रहे हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और है। पटना में ऐसे ही एक शख्स हैं अमित कुमार, जो अपनी गाड़ियों में सुबह सुबह ही भोजन लेकर निकल पड़ते हैं जरूरतमंदों और बेबस लोगों को भोजन कराने के लिए। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। तो 5 मई से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लग चुका है। पटना में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सड़क पे बहुत कम लोग निकल रहे हैं, लेकिन अब आपको हम कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं कि इस दौरान अगर लोगों को खाने पीने की समस्या हो रही है तो लोग भोजन भी उपलब्ध कराने लगे। ऐसे दृश्य देखना बेहद सुखद होता है, वो भी जब कोरोना में लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई है और ऐसे में कई लोग जिनके सामने रोजगार का संकट हो जाता है या दूसरी तरह की समस्या हो जाती है, तो वैसे लोगों के लिए एक ट्रस्ट है, सुगा देवी सीताराम प्रणामी ट्रस्ट। इनके लोग भोजन उपलब्ध करा के लोगों को मुहैया करा रहे हैं। और जो भी रिक्शा हो, ठेला चालक हो, अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो उन लोगों को भोजन दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है। पूड़ी सब्जी कई तरह के जो भी बना हुआ भोजन है वो इन्हें दिया जा रहा है। और ये दृश्य बेहद सुकून देने वाली कि ऐसे समय में जब लोगों को समस्या होगी या भी भोजन की समस्या होगी, तो वैसे में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सड़क पर उतरकर ऐसे लोगों को भोजन मुहैया कराते हैं। और ये एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है पटना के सड़कों पे। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अमित राज अकेला। तो अमित जी, ये कब से शुरुआत किया आपने? ये मैं पिछले साल से लॉकडाउन में ही काम कर रहे थे और अभी लॉकडाउन के पहले से ही हम लोग मार्च से ही हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें माँ वैष्णो देवी सेवा समिति, देहदान समिति से उनके सौजन्य और हम लोग दोनों को मिल के हम लोग ये कर रहे हैं। पटना के पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हॉस्पिटल के अधीक्षक आईएस ठाकुर ने नए प्लांट को शुरू किया और इस ऑक्सीजन प्लांट से 50 सिलेंडर रोज भरे जा सकते हैं, जिसकी मदद से इमरजेंसी के हालात में अब पीएमसीएच को दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत को लगातार दूर करने की कोशिश की जा रही है। पटना के पीएमसीएच में भी आज से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है और खास तौर पर यहाँ के मरीजों के लिए अभी तक बाहर से ऑक्सीजन मंगाया जाता था, लेकिन अब पीएमसीएच का खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट है। हालांकि ये भी अभी नाकाफी है, लेकिन उम्मीद है कि और भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही दूसरा ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पीएमसीएच के डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, ऑक्सीजन प्लांट की आप लोगों ने यहाँ से शुरुआत कर दी है, कितना कैपेसिटी है इसका? ये 50 सिलेंडर जो है पर डे देगा, जिससे कि फर्स्ट फ्लोर में हमारा जो है इमरजेंसी के फर्स्ट फ्लोर में हमारा जो है काम चल जाएगा, है ना। और इससे 24 घंटा में बैकअप के लिए भी हम 12 से 16 सिलेंडर हम लोग लगाए हुए हैं कि अगर कमी होता है तो तुरंत वहाँ से वो चालू हो जाएगा। माने बैकअप यहाँ अपने आप देगा, इस मशीन के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात है, ये तो हम चालू कर दिए, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है तो हमारा जो है बगल में जहाँ पर शिलान्यास साइट है वहाँ पर उसका सिविल वर्क शुरू हो चुका है। मैं समझता हूँ कि इस महीना के एंड तक एक महीना के अंदर ही वो लग जाएगा और उसके लग जाने के बाद जो है
बाहर से जो हम मंगा रहे हैं सिलेंडर, वो हो सकता है कि हम बंद कर दें। टोटल सप्लाई जो है तो इसके थ्रू हमको मिल जाएगा। कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको जरूरत पड़ती है यहाँ अमूमन? एवरेज जो है तो 800 से 900 के बीच में पड़ रहा है ना। तो हमको लगता है कि उससे जो जनरेशन होगा तो 2000 से ऊपर करीब 2500 जो है तो हमको सिलेंडर देगा। तो टोटल जो है जितना भी हमारा है 6 मैनीफोल्ड है, सब में उससे सप्लाई मिल जाएगा। और सिविल वर्क शुरू हो गया है, इसलिए हम जल्द से जल्द उसको हम लोग कर लेंगे। कुछ प्रयास जारी है लगातार सरकार के द्वारा और तमाम जो अस्पताल हैं, जो बड़े अस्पताल हैं पटना, उनके द्वारा भी पीएमसीएच में आज से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है और जल्द ही और भी इसके साथ 2 अन्य प्लांट की भी शुरुआत होगी। और उम्मीद यह की जा रही है कि अगले 1 महीने के बाद पीएमसीएच को बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में जंग में हर कोई अपनी तरफ से मदद के लिए जुटा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में कटिंग के काम को लेकर ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऐसे में कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने ऑक्सीजन की डिमांड को रोक दिया है ताकि जरूरतमंदों की जान बचाई जा सके। विजय निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। इंसान की जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है और ये हम ये बात यूं ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे ये बात हमने क्यों कही। देखिए, इस वक्त हम आप गंडक नदी के पास एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बड़ा काम है, लगातार यहाँ पे काम चल रहा था इस ब्रिज का, लेकिन अभी फिलहाल काम काफी धीमा चल रहा है। इसका रीजन भी बताते हैं, क्योंकि जब बड़ा कंस्ट्रक्शन काम होता है उसमें बहुत सारे मटेरियल की जरूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसके बिना काम पे काफी असर पड़ता है। काम अभी धीमी गति में है। मेन क्या है कि ऑक्सीजन अभी अपने पास नहीं है, जो कि अभी मारामारी चल रहा है कोविड का, इसी की वजह से काम बंद है। हम लोग को प्रॉपर्ली मिलता नहीं है, काम बंद है। अच्छा, उससे असर पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए किसी का जान प्यारा है, ये तो मान लीजिए होता रहेगा, किसी का जान बचता है तो इसलिए आप लोग भी बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रेशर नहीं दे रहा। बिहार सरकार ने बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन इस बार निर्माण कार्य को छूट दिया गया है। जो पिछले बार 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था उसमें निर्माण कार्य को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार 2021 के लॉकडाउन में निर्माण कार्य को छूट दिया गया था। लेकिन बड़े बड़े जो काम चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें कुछ समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या जो बड़े बड़े काम में वेल्डिंग वगैरह जैसा होता था, तो वो उसकी समस्या हो रही है। लेकिन बावजूद इसके देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इंसान की जिंदगी पहले है। हमारे पास अगर ऑक्सीजन अभी नहीं मिल रहा है तो हमें कोई जरूरत नहीं है। जब परिस्थितियां बदलेगी, हमारे पास जब उपलब्ध होगा ऑक्सीजन, तब ये विकास के कार्य और तेज गति से होंगे। तो यही जज्बा बिहार के तमाम लोगों में देखने को मिल रहा है और यही जज्बा चाहिए कि इंसान की जिंदगी पहले, उसके बाद तमाम चीजें अपनी जगह पर। तो ये एक अच्छा मैसेज इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लोगों ने हमें दिया। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हाजीपुर। मुंगेर में कोरोना मरीजों को रियायती दर पर ऑटो एम्बुलेंस सेवा प्राप्त होगी। मुंगेर मंच की पहल से ऑटो एम्बुलेंस में सहूलियत के सभी सामान मौजूद हैं। ऑटो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है। ये एम्बुलेंस गरीबों का ख्याल रखते हुए शुरू किया गया है। ऑटो एम्बुलेंस में सैनिटाइजर, फर्स्ट एड किट और मास्क भी दिए गए हैं। ऑटो एम्बुलेंस का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। कोविड एपिडेमिक में जहां लोग को ही काटने में लगे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग और संस्था भी है जो लोगों को मदद पहुंचाने में लगे हैं। मैं बात करता कहूँ कि एम्बुलेंस की, जिसकी अभी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन एम्बुलेंस का जो भाड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2 से 3 किलोमीटर ले जाने में 5 से 10 हज़ार रुपया तक लोग वसूलते हैं। लेकिन एक ऐसी मुंगेर मंच एक ऐसी संस्था है जिन्होंने ऑटो एम्बुलेंस की आज से स्टार्टिंग की है। ऑटो एम्बुलेंस की खासियत क्या आप देख सकते हैं कि ऑटो एम्बुलेंस पेट सेवा, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के साथ सैनिटाइजर भी है। ये एक ऑटो एम्बुलेंस है जिसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें देखिए यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, इनका काम है कि जो जहाँ से उनको फ़ोन आएगा वहाँ तक जाएंगे, उनको लेके जाएंगे। पीछे में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर, हम चाहेंगे कि अपने सहयोगी से वो दिखाएं कि पीछे में जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा है, सामने में सैनिटाइजर भी है। ऐसे इसके बाद इसमें अभी काम होना है, लेकिन ये अब बिल्कुल ही लोगों के लिए बिल्कुल ही बन चुका है। जो भी फ़ोन होगा, आप देख सकते हैं कि जो आगे में ही है जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन हम चाहेंगे कि दिखाए कि फ़ोन का जो नंबर है 7258036233। इस पे जो भी लोग
स्थानीय लोग इस पे फ़ोन करेंगे तो ये सेवा उनको तत्काल मिल जाएगा। आधे घंटा, आधा से भी कम घंटे में ये ऑटो जो है वहाँ पे पहुँच जाएगा तथा उनको ये सेवा देगा। सेवा का एक बहुत ही कम फी इसको दिया गया है ताकि जो इसका डीजल है, जो ऑक्सीजन का लगभग जो अन्य एम्बुलेंस के मुकाबले इसकी कीमत जो है, इसका जो फी है वो काफ़ी कम रखा गया। साथ में संजय जी हैं जिनकी पहल से ये स्टार्ट भी हुआ है। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या मामला है। समस्या अभी ये आ गई है कि सारा टोटो वगैरह लॉकडाउन के बाद बंद हो चुका है। ऐसे स्थिति में किसी को कोई लक्षण दिखता है, वो कैसे जाए, हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हॉस्पिटल कैसे जाए, जांच केंद्र कैसे जाए, इसमें हम लोग वहां तक भेजने की ये व्यवस्था की है। योजना ये है कि आज मेरी पहली शुरुआत है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, ये सारा चीज डिमांड की पूर्ति पर निर्भर करता है। अगर लगेगा कि इसमें 10 लगाना हो तो 10, 20 लगाना हो 20, 2 लगा, जो डिमांड होगा उस पर निर्भर करता है। अब बहुत ही कम फी लगेगा, इतना मिनिमम जितना उनको मार्केट जाने में लगता है उस फी में ही ये ऑटो एम्बुलेंस उनको मिल जाएगा ताकि वो चाहे जांच घर जाए, जो अस्पताल जाए, उनको कहीं भी जाना हो वो जा सकेंगे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कोरोना के संकट से आगे बाढ़ और सुखाड़ के हालात से भी निपटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक, और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी मौजूद हैं। बैठक में सीएम बाढ़ और सुखाड़ के हालात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना के दौरान तटबंधों की मरम्मती सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लिहाजा समय से पहले सरकार इसकी तैयारी कर लेना चाहती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के